Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is three domain system of classification of living organism. In this we will discuss how all the living organism are classified or you can say grouped into three main domains or three main groups that we are going to call it three domain system or domain system of classification according to which all the life forms can be grouped into three main superkingdoms or domains. So we will discuss in detail the domain system of classification. We will discuss its origin, its basis, then the description, the main features of the three domains, and then the drawbacks of the three domains and the recent modifications in the three domain. In the previous lecture, we had discussed the five kingdom classification and other classification system of the living organism. This is one of the most recent approach and modification in the classification of living organism or towards classification of living organism. This is one of the most recent approach of systematist to classify living organism into three main groups, and according to the evolutionary relationship they tried to sketch out the most natural line of evolutions which naturally occurs in the past or prehistoric time. So start करते हैं what is domain system of classification. तो फर्स्ट मैं रिव्यू करूंगा आपको, ये पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको ये एक टेबल के फॉर्म में हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन प्रेजेंट की थी कि किस तरह क्लासिफिकेशन वक्त के साथ साथ मॉडिफाई होता गया और इम्प्रूव होता गया या यू कैन से इवॉल्व होता गया। तो 1735 में लीनस ने टू किंगडम, फिर हैकल ने थ्री किंगडम और फिर 1925 में चैटन ने टू एम्पायर अभी उसको रिसेंटली कहते हैं, लेकिन ये टर्म उसने पहले यूज़ किए थे प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। फिर 1938 या 1956 में फोर किंगडम कोपलैंड ने प्रेजेंट किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल। फिर रॉबर्ट वेटाइकर की क्लासिफिकेशन जो एक बहुत फेमस क्लासिफिकेशन है, उसके मुताबिक फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन उसने बनाए और उस फाइव किंगडम में कौन कौन से मैन थे, यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, फंजाई एंड एनिमिलिया। ये क्लासिफिकेशन रॉबर्ट वेटाइकर ने 1969 में प्रेजेंट की थी। क्लियर। अब हम कार्लवीज का 1990 यहाँ पे लिखा है, लेकिन ये 1977 में जिस स्टडी के बेस पे ये क्लासिफिकेशन किया गया, डोमेन्स बनाए गए, वो 1977 में वो स्टडी की गई थी। ये फिर मॉडिफाई या यू कैन से मैच्योर 1990 में हुआ है। तो डेट्स में डिफरेंस हो सकता है क्योंकि स्टडी जिस बेस पे ये क्लासिफिकेशन की गई थी, जो रिसर्च किया गया था वो 1977 में किया गया था, या उसके अलावा भी कुछ इधर उधर आगे पीछे कुछ स्टडी थी, उसके मजमूए से ये डोमेन क्लासिफिकेशन बना है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। आगे जाते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन किस तरह। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ दो मैन की टू किंगडम क्लासिफिकेशन था until the middle of 20th century. Until the middle of 20th century, biologists classified all living things as either plant or animal, मतलब टू किंगडम सिस्टम था। और इसके बाद फिर 1969 में एक और सिस्टम आया जिसको हम रॉबर्ट वेटाइकर का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमिलिया ये आते हैं। नो कम डाउन टू द थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। ओरिजिन, किस तरह ये शुरुआत हुई
कि 3 डोमेन बनाए गए। उसकी शुरुआत किस स्टडी से हुई, कहाँ से हुई, और आगे हम इसके बेस पढ़ेंगे। तो इन द लेट 1970s, दैट इज एक्चुअली 1977, डॉक्टर कार्ल वीज एंड हिज कोलीग्स, जॉर्ज फॉक्स था और कुछ और थे, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस carried out a molecular studies of variation in nucleotide or nitrogenous bases sequence of 16s ribosomal RNA of more than 2000 organism। यानी क्या किया उन्होंने, मॉलिक्यूलर स्टडी की। उस मॉलिक्यूलर स्टडी में क्या देखा, 16s राइबोसोमल आरएनए 2000 या 2000 से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म से 16s राइबोसोमल आरएनए। 16s राइबोसोमल आरएनए आपको मैंने क्लास में बताया था कि राइबोसोम के अंदर हम कहते हैं आरएनए होती है और प्रोटीन होती है। फिर उसमें दो सब यूनिट्स है, लार्ज सब यूनिट है और स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम में। हर सब यूनिट कुछ आरएनए और कुछ प्रोटीन के कम्बिनेशन से बने। तो उसमें दो तीन किस्म के आरएनए होते हैं। 16s आरएनए, 23s आरएनए है और इसके अलावा कुछ और आरएनए 5.5s आरएनए और 5s आरएनए। तो उसमें एक टाइप 16s राइबोसोमल आरएनए है। उन आरएनए में यानी जो डिफरेंट साइज के आरएनए पाए जाते हैं राइबोसोम में, उसमें से एक 16s राइबोसोमल आरएनए है। तो डॉक्टर कार्ल वीज ने क्या किया कि 2000 या 2000 से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म से 16s राइबोसोमल आरएनए निकाल के उसको सीक्वेंस किया, यानी उसके अंदर आरएनए बनी होती है न्यूक्लियोटाइड से, नाइट्रोजनस बेसिस से। तो उसकी सीक्वेंसिंग की हर ऑर्गेनिज्म की 16s राइबोसोमल आरएनए की, और फिर उसको कंपेयर किया फॉर फाइंडिंग द रिलेशनशिप, यानी दे सिमिलरिटी और डिफरेंसेस देखने के लिए, ताकि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ट्रेस आउट कर सके कौन कितना ज़्यादा रिलेटेड है, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से नज़दीक है या दूर है। फॉर दिस पर्पस, तो इसके लिए फिर यानी सीक्वेंसिंग की। तो सीक्वेंस करने के बाद उसने क्या दिया, फर्स्ट सीक्वेंस द 16s राइबोसोमल ने, ये मैंने बताया। और फिर इन दो ऑर्गेनिज्म 2000 ऑर्गेनिज्म के 16s राइबोसोमल आरएनए एक्सट्रैक्ट की, फिर सीक्वेंस किया। और सीक्वेंसिंग एफएससी में पढ़ा होगा कि डीएनए सीक्वेंसिंग या आरएनए सीक्वेंसिंग दोनों एक तकरीबन एक चीज़ है। तो 16s राइबोसोमल आरएनए को निकाल के हर एक ऑर्गेनिज्म से इन 2000 ऑर्गेनिज्म में, और उसको सीक्वेंस किया, और फिर इसको कंपेयर किया। किस लिए कंपेयर द न्यूक्लियोटाइड, इनके सीक्वेंस को टैली किया, कंपेयर किया, किस पर्पस के लिए, टू फाइंड द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। देन दे एंटर दीज डाटा, सीक्वेंस करने के बाद उन सब उन सीक्वेंसेस को कंप्यूटर प्रोग्राम्स में डाल दिए, और फिर उस कंप्यूटर प्रोग्राम ने उसको एनालाइज किया रिलेशनशिप के लिए, सिमिलरिटी कितनी रीजन सिमिलर है उन 2000 या 2000 से ज़्यादा 16s राइबोसोमल आरएनए के जो सीक्वेंसेस थे, उनको कंपेयर करके उसके बेस पे एक ट्री बनाई। ठीक है, यानी जितने भी पॉसिबल रिलेशनशिप थे उसमें अंदर देखे। तो इससे क्या हुआ, फ्रॉम द वो स्टडी दैट आइडेंटिफाइड अ ग्रुप, जो ट्री बनी, तो उसमें उस एनालिसिस से उनको मिला कि जिसको हम किंगडम मोनेरा कहते हैं, जिसमें हमने सारे प्रोकैरियोट डाले हैं, जिसको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं या मोनेरा कहते हैं या बैक्टीरिया कहते हैं, तो उस बैक्टीरियल ग्रुप के अंदर एक जेनेटिकली डिफरेंट यानी 16s राइबोसोमल आरएनए और कुछ और जेनेटिक फीचर के बेस पे कहा कि ये तो टोटली डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट ग्रुप है। हालांकि हम इसको बैक्टीरिया कहते हैं, लेकिन आम बैक्टीरिया से ये एक बहुत जेनेटिकली डिफरेंट ग्रुप है। सो फ्रॉम द अबव स्टडी दे आइडेंटिफाइड अ ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म whose genetic makeup was vastly different from other bacteria, यानी बाकी बैक्टीरिया से वो टोटली जेनेटिकली डिफरेंट थे। जेनेटिकली क्या, ये 16s आरएनए या डीएनए वगैरह उन सब की फीचर स्टडी करके उसने कहा कि ये तो टोटली एक डिफरेंट ग्रुप है। बैक्टीरिया के अंदर हमने रख के बैक्टीरिया ही हम कहते हैं, लेकिन दे आर टोटली जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल बैक्टीरिया, सो दे डिवाइडेड। तो इस वजह से किंगडम मोनेरा या किंगडम प्रोकैरियोटा, जो रॉबर्ट विटाइकर का एक किंगडम था उसने बनाया था, उसको इन्होंने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। दे डिवाइडेड प्रोकैरियोटिक लाइफ, प्रोकैरियोटिक किंगडम इनटू व्हाट दे कॉल्ड आर्कियोबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया कहते थे, ओ की जगह ए भी लिख सकते हैं, आर्कीबैक्टीरिया एंड
बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रुप था आम बैक्टीरिया से, उसको आर्की बैक्टीरिया कहा, यानी प्रिमिटिव बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया बाद में इन्होंने फर्दर एनालिसिस करके मजीद उसमें मॉडिफिकेशन लेकर आए और क्या कहा, हाउएवर दे लेटर डिसाइड दैट आर्कीबैक्टीरिया या आर्कियोबैक्टीरिया वर सफिशिएंटली डिफरेंट, यानी इतना वो डिफरेंट है कि उसको हम बैक्टीरिया ही ना कहे तो ठीक रहेगा। क्लियर? However, they later decided that archaebacteria are sufficiently different from the other bacteria that we cannot call it a bacteria. Or if we are not going to call it bacteria, it will be the most appropriate term or it will be the right way of calling them. यानी इसको हम वो इतने genetically different है आम बैक्टीरिया से कि अगर इसको हम बैक्टीरिया ना कहें तो ठीक ही रहेगा। So the groups were renamed to Archaea and Bacteria. तो इस वजह से आर्की बैक्टीरिया से बैक्टीरिया हटा के आर्किया छोड़ दिया। So the group were renamed. तो जो ग्रुप्स बनाए थे ऊपर आर्की बैक्टीरिया का और यू बैक्टीरिया का, तो उसको मजीद चेंज किया आर्किया का और बैक्टीरिया का। क्लियर? और इसी से यानी जब उन्होंने उसको बैक्टीरिया समझा ही नहीं और बैक्टीरिया से निकाल दिया तो फर्दर कुछ और मॉडिफिकेशन लेकर आए और एक स्टेप फॉरवर्ड लेकर गए इस स्टडी को कि फाइनली द अबव फाइंडिंग lead Carl Lewis and his colleagues to the conclusion that all life share a common ancestor and that there are three major or main evolutionary lines or lineage of early life। यानी लाइफ स्टार्ट में 3 मेन लाइन में डिवाइड हो गया था, 3 मेन लाइन ऑफ एवोल्यूशन में डिवाइड हो गया था, डाइवर्ज हुआ था। वन इज बैक्टीरिया, another is archaea and eukarya। Clear? So they called each of these line of evolution as domain और हर एक लाइन ऑफ एवोल्यूशन को उन्होंने फिर डोमेन का या सुपर किंगडम भी उसको हम कहते हैं। ठीक, उसमें बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया भी कहते हैं, आर्किया कहते हैं, यूकैरिया, ये 3 डोमेन बना दिया। द बैक्टीरिया एंड आर्किया आर मेड अप एंटायरली ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, टोटली माइक्रोब्स है, माइक्रोस्कोप की थ्रू आप देखेंगे। द यूकैरिया कंटेन प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी प्रोटिस्ट वगैरह सच एज फंजाई एंड प्रोटिस्ट दे, इनमें माइक्रोब्स है। यूकैरिया डोमेन में प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, माइक्रोब्स आते हैं। माइक्रोब्स में कौन सी यूकैरियोट आते हैं? फंजाई और प्रोटिस्टा आते हैं। तो ये क्लियर हुआ, यानी इन्होंने ये 2 सब ग्रुप बनाए और इनको रैंक दे दिया, यानी रेस किया कर दिया। पहले वो एक किंगडम में अंदर पड़े थे एज अ सब किंगडम, फिर इन्होंने मजीद जब देखा कि इसमें तो डिफरेंसेस बहुत हाई लेवल के डिफरेंस है और बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस है, तो उस डिफरेंसेस के बेस पे उन्होंने कहा कि ये मौजू नहीं है कि हम इसको एक किंगडम में रख के या अलग-अलग किंगडम बनाए, बल्कि इसको हम अलग डोमेन या सुपर किंगडम ही कंसिडर करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उनमें डिफरेंसेस बहुत बड़े लेवल के डिफरेंसेस थे। तो कलवीज ने इनको रेस कर दिया एज अ सुपर किंगडम या डोमेन आर्किया एंड डोमेन बैक्टीरिया, और थर्ड तो ऑलरेडी यूकैरिया, उस 3 डोमेन बना दिए। ठीक है, तो 3 डोमेन्स बना दिए लाइफ के। तो अर्ली लाइफ की इवोल्यूशनरी ट्री फॉलो करती है 3 मेन लाइन ऑफ इवोल्यूशन। वो आगे ट्री आ रहा है, उसमें आप देखेंगे। तो 3 डोमेन बना दिए। ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, इसके फीचर्स भी डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरिया में कौन से आते हैं, आर्किया में कौन सी डिफाइनिंग फीचर, और यूकैरिया में तो 4 के 4 जो यूकैरियोट्स थे, सारे के सारे यूकैरियोट्स इस डोमेन में आते हैं। आर्किया में जो पहले आर्कियोबैक्टीरिया कहते थे, उसमें आर्किया इंक्लूड किए वो ऑर्गेनिज्म, और बैक्टीरिया में तो यू बैक्टीरिया जो ट्रू बैक्टीरिया थे वो डाल दिए। अब इनमें बैक्टीरिया में आर्किया में क्या डिफरेंसेस है, एक तो मैंने ऊपर बता दिया 16s राइबोसोमल आरएनए, लेकिन इसके अलावा कुछ और डिफरेंसेस है, वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे आगे। बेसिस क्या थे, क्यों 3 डोमेन बनाए, क्यों किंगडम मोनेरा को स्प्लिट कर दिया इनटू 2 डोमेन्स, या क्यों इन 3 लाइफ फॉर्म्स 3 मेन लाइन ऑफ एवोल्यूशन पे फैसला किया गया कि 3 मेन लाइन ऑफ एवोल्यूशन है अर्ली लाइफ के अर्थ पे।
तो उसके बेसिस क्या है, इन्होंने स्टडी में क्या क्या चीज़ें देखी और किन बेसिस पे इनको डिफ्रेंशिएट किया या सिमुलेट किया। तो फर्स्ट, डिफरेंस इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द सेल्स राइबोसोमल आरएनए, और इसमें राइबोसोमल आरएनए 16S राइबोसोमल आरएनए वो आगे हमने पढ़ा इससे पहले, ठीक है। मैन यानी ओवरऑल राइबोसोमल आरएनए देखे, लेकिन उसमें फिर स्पेसिफिकली अगर आप मजीद स्पेसिफिक बताना चाहते हैं तो 16S राइबोसोमल आरएनए पे ज़्यादातर डोमेन्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बुनियाद पड़ी है। डिफरेंस इन द सेल मेम्ब्रेन लिपिड, ये सेकंड आगे हम फीचर में पढ़ेंगे। फास्फोलिपिड्स इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया, इनमें भी डिफरेंसेस है। तो ये इस बेस पे भी इन्होंने डोमेन्स को इस्टेब्लिश किया था, मतलब फास्फोलिपिड्स के स्ट्रक्चर में भी कुछ मेन चेंजेस थे। फास्फोलिपिड तो जानते हैं ना, ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल के इर्द गिर्द वो आर्किया का है, तो उसके अंदर जो फास्फोलिपिड्स है उसके मेन डिजाइन मेन स्ट्रक्चर में एक ऐसा डिफरेंस होता है जो बैक्टीरिया और यूकेरिया में नहीं होते। तो इस डिफरेंसेस पे यानी फास्फोलिपिड के स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस के बेस पे भी ये डोमेन बनाए थे। डिफरेंसेस इन इट्स सेंसिटिविटी टू एंटीबायोटिक, एक और फीचर जो इन्होंने कंसिडर किया था डोमेन सिस्टम और क्लासिफिकेशन इस्टेब्लिश करने के वक्त, यानी इन तीन डोमेन्स को बनाने के वक्त, एक वो ये था कि आम एंटीबायोटिक्स की सेंसिटिविटी के एंटीबायोटिक की तरफ सेंसिटिविटी कुछ ऑर्गेनिज्म की अलहदा दूसरी की अलहदा, यानी आर्किया बाज एंटीबायोटिक्स को सेंसिटिव नहीं थी, बाज को सेंसिटिव थी। बैक्टीरिया, ज़्यादातर जो ट्रेडिशनल एंटीबायोटिक्स हमारे मार्केट में मौजूद है, तो बैक्टीरिया ज़्यादातर ट्रेडिशनल एंटीबायोटिक को सेंसिटिव है, मतलब उसका ग्रोथ स्टॉप करते हैं या किल करती है उसको। यूकैरियोट्स ज़्यादातर ट्रेडिशनल एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव नहीं है। तो ये आगे हम पढ़ेंगे। तो सेंसिटिविटी टू एंटीबायोटिक मतलब कि जब आपको इन लोगों ने डिफरेंट एंटीबायोटिक की सेंसिटिविटी चेक की इन आर्किया में, बैक्टीरिया में और यूकैरिया में, तो उसमें भी डिफरेंसेस थे। फॉर एग्जांपल एक एंटीबायोटिक है, उसके लिए बैक्टीरिया सेंसिटिव थी, आर्किया और यूकैरिया सेंसिटिव नहीं थी। तो ये डिफरेंसेस भी एज अ मेन कैरेक्टर, डिफाइनिंग कैरेक्टर या फीचर लिया था डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए, यानी लाइफ को तीन डोमेन में कैटेगराइज करने के लिए। कंपेयरिंग आरएनए, हाउएवर इसमें आप देखेंगे कि आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और फिर इसमें 16S राइबोसोमल आरएनए कंपेयर करना मेन फीचर था। ये दो भी थे, लेकिन दिस वाज द मेन डिफाइनिंग फीचर। इसके अलावा ये दो भी है, बाद में ऐड किए गए, लेकिन ये मेन फीचर था जिसके बेस पे ये क्लासिफिकेशन किया गया था, यानी 16S राइबोसोमल आरएनए की सीक्वेंस की कंपैरिजन और उसमें सिमिलरिटी वगैरह देखना। देयरफॉर, और इसी वजह से सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी इन राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आर गुड इंडिकेशन ऑफ हाउ रिलेटेड और अनरिलेटेड डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल। वो क्यों, यानी राइबोसोमल आरएनए को हमने क्यों लिया, तो ये आगे नेक्स्ट में एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में कि क्यों राइबोसोमल आरएनए, दूसरे कोई मालिक्यूल कोई प्रोटीन क्यों नहीं लिया गया, सिर्फ ये क्यों लिया गया, तो उसके रीजंस है। बिकॉज वो आगे हम पढ़ेंगे कि ये हाईली स्टेबल मालिक्यूल है, क्लास में भी मैंने आपको बताया था। वाई 16S राइबोसोमल आरएनए एज अ बेस, यानी क्यों 16S राइबोसोमल आरएनए एज अ बेस यूज किया गया फॉर दिस क्लासिफिकेशन। ऊपर हमने पढ़ा ना कि तीन फीचर हमने पढ़े, तीन बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया गया है, लेकिन उसमें से फिर सबसे मेन बेस, मेन कैरेक्टर, मेन फीचर जिसके बेस पे ये क्लासिफिकेशन किया गया है डोमेन, वो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वो है 16S राइबोसोमल आरएनए, ठीक। तो इस वजह से ज़्यादातर इसका वेटेज था कि इसमें सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पे ये डोमेन बनाए, साथ साथ ये दो फीचर भी यूज़ किए गए। अब क्यों 16S राइबोसोमल आरएनए, कोई डीएनए वगैरह क्यों नहीं ली गई या कोई और प्रोटीन क्यों नहीं लिया गया, तो इसके रीज़न है, वो मैंने ऑलरेडी बताया भी है, यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। बिकॉज राइबोसोमल आरएनए 16S राइबोसोमल आरएनए, यानी स्पेसिफिकली हम जनरल राइबोसोमल आरएनए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इससे मुराद ज़्यादातर हमारा 16S राइबोसोमल आरएनए है। Molecule is present in all organisms. 16S ribosomal RNA या ribosomal RNA is present in all organisms and throughout nature
and always carry out the same vital function, the production of protein. Their structure change very little over time. ये मेन फीचर है जिसकी वजह से इसको चुना गया एज अ बेस फॉर finding the relationship between all the living organism and to decide the three domain system of classification. तो मेन फीचर एक इसका क्या है कि इस राइबोसोम बैक्टीरिया से लेके अर्किया से लेके मैमल्स तक जितनी भी सेल्स है उन सब में राइबोसोम मौजूद होगा। तो राइबोसोम अगर मौजूद है तो इट मीन्स कि ये 16s राइबोसोमल आरएनए भी उसका हिस्सा होगा। तो इट इज प्रेजेंट ऑल ओवर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितनी भी नाम अगर सेल है तो उस हर सेल में राइबोसोम होता है और राइबोसोम होता है इट मीन्स वहाँ पे 16s राइबोसोमल आरएनए मौजूद होगी। तो फॉर कंपैरिजन दिस इज वन फीचर कि एक आइडियल क्वालिटी है इसमें कि ये सब सेल में हमें मिलता है। तो सब सेल में जो चीज़ मौजूद होगा तभी आप उसमें सब सेल्स की कंपैरिजन उसके थ्रू कर सकते हैं। अगर एक मॉलिक्यूल चंद सेल में मौजूद है चंद में नहीं है तो उसके थ्रू आप सारे सेल्स को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि कुछ में तो वो सिरे से एब्सेंट है। तो वो सेल्स बाहर हुए उस कंपैरिजन से जिनमें वो एब्सेंट है, यू कैन नॉट कंपेयर इट। तो हम या सिस्टमेटिस्ट वो मॉलिक्यूल सेलेक्ट करते जो सब के सब ऑर्गेनिज्म में मौजूद है। दूसरा, ठीक है, एक ही सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, फंक्शन भी इसका सेम है पूरे जितनी भी टाइप्स ऑफ सेल्स है बैक्टीरिया से लेके मैमल्स तक सब में राइबोसोम है और तो सब में 16s राइबोसोमल आरएनए है इसका मतलब है। और सब में राइबोसोम क्या फंक्शन करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, यानी दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। तो सेम वाइटल फंक्शन सब सेल्स के लिए एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। सो देयर स्ट्रक्चर चेंजेस वेरी लिटिल ओवर टाइम। क्यों ये स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता, उसकी भी वजह, क्योंकि ये इतना अहम फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर वो सेल इसमें चेंजेस की कोशिश करता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम म्यूटेशन की कोशिश करता है, तो फिर इसके लिए मसला हो सकता है। अगर खुदा ना होता यानी गलत म्यूटेशन आ जाती तो सेल सरवाइव नहीं करता, तो लाइफ इवॉल्व नहीं करती पॉजिटिव साइड तक, बल्कि वो नेगेटिव साइड पे चली जाती और वो लाइफ वापस ख़त्म हो जाती। तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारती। तो बाकी मालिक्यूल्स में तो म्यूटेशन करती रहती थी सेल, लेकिन इस मालिक्यूल में वो म्यूटेशन ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इस वजह से क्योंकि ये एक मेन या बहुत अहम फंक्शन जो इसका है वो है प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम के फॉर्म में। तो प्रोटीन सिंथेसिस करती है, तो अगर प्रोटीन ये इसमें कोई डिफेक्ट वगैरह आ जाता म्यूटेशन की वजह से, आम मालिक्यूल में जिस रेट से म्यूटेशन होती है और उसमें भी इस तरह होती, तो फिर इसमें नेगेटिव म्यूटेशन भी आ सकते थे। तो नेगेटिव म्यूटेशन की वजह से ये मालिक्यूल लीड करता गलत राइबोसोम बनते, गलत राइबो डिफेक्टिव राइबोसोम बनते, तो डिफेक्टिव राइबोसोम प्रोटीन नहीं बना सकते, तो वे सेल सर्वाइव नहीं कर सकता। इस वजह से यानी ये सेल अर्ली लाइफ में इसने 16s राइबोसोमल आरएनए को या ओरल राइबोसोमल आरएनए को हाईली कंजर्व रखा है, अनचेंज रखा है। म्यूटेशन हुए है लेकिन बहुत कम और बहुत स्लो म्यूटेशन हुए है, इसमें रैपिड म्यूटेशंस नहीं हुए। तो हाईली स्टेबल या हाईली कंजर्व मॉलिक्यूल कहते हैं। तो फंक्शंस ऑलरेडी मैंने बताई, वही यही है। लाइक द लार्ज 23s राइबोसोमल आरएनए, 23s राइबोसोमल आरएनए मैंने बताए, 5s राइबोसोमल आरएनए है, 16s राइबोसोमल आरएनए है, 23s राइबोसोमल आरएनए है, 5.5s राइबो, ये टाइप्स है। यहाँ पे हमारे कंसर्न के ये दो है, 16s राइबोसोमल, 23s। तो 23s राइबोसोमल आरएनए की तरह या सिंपल आपका है लार्ज राइबोसोमल आरएनए, तो ये लार्ज राइबोसोमल आरएनए इसकी तरह इनका 16s राइबोसोमल आरएनए का एक स्ट्रक्चर रोल है। वो क्या है, एक्टिंग एज अ स्कैफोल्ड डिफाइनिंग द पोजीशन ऑफ द राइबोसोमल प्रोटीन। स्कैफोल्ड कहते हैं प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाले प्रोटीन्स को, स्कैफोल्ड प्रोटीन्स। तो ये आरएनए एज अ स्कैफोल्ड काम करती है। स्कैफोल्ड प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, आरएनए भी हो सकते हैं, ये विच एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑर्गेनाइजिंग और प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म for the components or for the materials that is involved in the organization of a single structure। यानी 3 4 5 चीजें इस्तेमाल हो रही है एक स्ट्रक्चर को बनाने में, एक रिएक्शन में, तो
ऐसे मालिक्यूल जो उन सब चीज़ों के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे कि वो उधर आके सबको इकट्ठा रख के और वो रिएक्शन होता है ताकि वो सब नज़दीक रहे, वो कंपोनेंट एक दूसरे के साथ जिन्होंने अभी रिएक्ट करना है आगे। तो अगर वो सेल में डिस्पर्स पड़े तो रिएक्शन आसानी से नहीं होगा। तो बाज मालिक्यूल वो प्रोटीन भी हो सकते हैं, आरएनए, दे एक्ट एज अ स्कैफोल्ड, दे एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म and bring these components together and help in that process propagation। तो इस वजह से इसको स्कैफोल्ड कहते हैं। तो 16s राइबोसोमल आरएनए एक्ट एज ए स्कैफोल्ड, डिफाइन करते हैं पोजीशन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के अंदर मैंने कहा प्रोटीन्स भी होते हैं और आरएनए भी होता है। तो ये 16s राइबोसोमल आरएनए मुख्तलिफ स्पेसिफिक पोजीशन में उस राइबोसोमल प्रोटीन को रखती है ताकि राइबोसोम अपना नॉर्मल फंक्शन कर सके और वो क्या है, प्रोटीन सिंथेसाइज कर सके। अगर ये ना हो और ये गलत हो तो राइबोसोमल प्रोटीन की पोजीशन गलत होगी एक दूसरे के अगेंस्ट, और जब पोजीशन गलत होगी राइबोसोम में उसकी तो वो प्रोटीन नहीं बना सकेंगे, डिफेक्टिव राइबोसोम कहलाएगा। इसके अलावा इट इंटरैक्ट विद द 23s राइबोसोमल आरएनए एडिंग इन द बाइंडिंग ऑफ टू राइबोसोमल, और 16s राइबोसोमल आरएनए यानी ये तो पढ़ा है ना कि दोनों सब यूनिट प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान इकट्ठे आ जाते हैं, मिल जाते हैं, स्मॉल सब यूनिट लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो वो मिलते हैं एक दूसरे के साथ 16s राइबोसोमल आरएनए की तरह, यानी 23s राइबोसोमल आरएनए with the help of 16s ribosomal RNA binds together the two ribosomal subunit। और इसी वजह से ये फंक्शन आप देख सकते हैं, बिकॉज दिस फंक्शन इज सो सेंट्रल टू लाइफ, ये वाला द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। तो उसमें फिर मैंने डिटेल दो मेन फंक्शन बताए, ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, ओवरऑल आप कह सकते हैं आसान लफ्ज़ों में, लेकिन डिटेल से अगर देखना चाहते हैं तो 16s राइबोसोमल आरएनए का राइबोसोम के अंदर ये दो फंक्शंस हैं। तो दिस फंक्शन इज सो सेंट्रल टू लाइफ, ऑर्गेनिज्म विद म्यूटेशन ऑफ इट्स 16s राइबोसोमल आरएनए आर अनलाइकली टू सर्वाइव। तो इस वजह से मैंने आपको बताया कि अगर म्यूटेशन इसमें होते 16s राइबोसोमल आरएनए में और रैपिड रेट से होते तो फिर ख़तरा होता कि गलत राइबोसोमल आरएनए बनती और गलत राइबोसोम बनता, तो डिफेक्टिव राइबोसोम फिर प्रोटीन नहीं बना सकता था। सो इट ये इस खतरे से, इस खदशे को अवॉइड करने से, इस रिस्क में ना पड़ने की वजह से 16s राइबोसोमल आरएनए को सेल ने हाईली कंजर्व रखा, यानी दिस लीड्स टू greater stability in the structure of this molecule, that is 16s ribosomal RNA on many generation। For this reason the 16s ribosomal RNA is one of the highly conserved molecule। ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। 16s ribosomal RNA is also large enough। एक और फायदा है इसका, एक तो ये है कि हाईली कंजर्व्ड मॉलिक्यूल है, स्लोली म्यूटेट हुआ है थ्रू आउट द लाइफ हिस्ट्री, ठीक। लेकिन इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फीचर है, 16s राइबोसोमल आरएनए इज आल्सो लार्ज इनफ टू रिटेन ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बट स्मॉल इनफ टू बी सीक्वेंस्ड इन अ मैनेजेबल amount of time। 16s ribosomal RNA is also large enough to retain organism specific information, यानी इतनी स्मॉल भी नहीं है कि उसके बेस पे आप ऑर्गेनिज्म में सिमिलरिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते, यानी अगर इसके बहुत कम न्यूक्लियोटाइड होते तो फिर आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, उसमें डिफरेंस सिमिलरिटी आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो साइज इतना लार्ज है, इनफ लार्ज है कि आप कंपैरिजन कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल की और स्पीशी लेवल की इंफॉर्मेशन इसमें मौजूद होते हैं, मतलब सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर एक मॉलिक्यूल इतना छोटा है, लेट से 3 न्यूक्लियोटाइड है, तो आप उसको आप सारे ऑर्गेनिज्म में डिफरेंशिएशन के लिए और सिमिलरिटी के लिए फाइंडिंग के लिए नहीं यूज़ कर सकते। ठीक, तो 16s राइबोसोम बनाने का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, अहम फीचर ये है, यानी रीज़न इसके सेलेक्ट करने का, इस डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन का, ये है कि ये इतनी लार्ज है कि हम ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, और इतना हद से ज़्यादा लार्ज भी नहीं है कि सीक्वेंसिंग में बहुत टाइम लगे, तो यानी दरमियाने साइज़ का है
इतना कम साइज नहीं है कि ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इसमें ना हो, और इतना लार्जर साइज का नहीं है कि हमें सीक्वेंसिंग में मसला हो। यानी जितना एक डीएनए, आरएनए या प्रोटीन मॉलिक्यूल का सीक्वेंस लंबा हो, जितना वो साइज में बड़ा होता है, उतना ही उसका सीक्वेंसिंग कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो इस वजह से ये शॉर्ट इनफ है कि आसानी से मैनेज हो सके, इसकी सीक्वेंसिंग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कर सके, और इतनी लार्ज इनफ है कि ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में भी हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर इतना शॉर्ट हो एक मॉलिक्यूल तो उसको कि उसमें ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ना हो, तो फिर हम ऐसे मॉलिक्यूल को यूज़ नहीं कर सकते। तो ये लार्ज इनफ टू रिटेन ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बट स्मॉल इनफ टू सीक्वेंस इन अ मैनेजेबल अमाउंट ऑफ टाइम। सो इसी बेस पे आर्किया वर स्प्लिट ऑफ एज अ थर्ड डोमेन बिकॉज ऑफ लार्ज डिफरेंसेस इन देयर राइबोसोम। इसी वजह से यानी इतना बड़ा स्टेप लिया गया है। यानी आगे हम ड्रॉबैक्स में पढ़ेंगे कि क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इस छोटे से मॉलिक्यूल पे इतने पूरे बड़े क्लासिफिकेशन को चेंज करते, आप इतना बड़ा फैसला करते, तो उसके पीछे ज़रूर ठोस सबूत होने चाहिए, रीज़न होने चाहिए। वो यही रीज़न है, यानी कि आरएनए 16s ribosomal RNA is the highly conserved RNA molecule in the biological system, highly conserved biological molecule. Second, that's why we can use it as a molecular clock. Second point इसका यह है कि large enough है to retain organism specific information and small enough है कि हम यानी इतनी लार्ज भी नहीं है कि हमें सीक्वेंसिंग में मसला और बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो। थर्ड पॉइंट हुआ। फोर्थ पॉइंट ये हुआ कि इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म, इट इज़ यूनिवर्सल इन अकरेंस इन ऑल द सेल्स फ्रॉम बैक्टीरिया, आर्किया एंड अप टू मैमल्स। हर किस्म के सेल में राइबोसोमल आरएनए या 16s राइबोसोमल आरएनए मौजूद होती हैं। इज इट क्लियर? तो दीज आर द रीजंस कि 16s राइबोसोमल आरएनए पे इतना बड़ा फैसला क्यों किया गया। तो 16s राइबोसोमल आरएनए के ये एक कुछ अहम फीचर्स है जिसके बेस पे ये डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन इस्टेब्लिश है। ये वो ट्री है जो इन्होंने बनाई। देखे ब्लू पोर्शन, ये 3 मेन लाइन, 1 2 और 3, 1 2 3, यानी ये इन्होंने बाद में कहा कि फर्स्ट 2 मेन लाइन डाइवर्ज हुए। अभी ये कंफर्म नहीं है। हमारा डोमेन सिस्टम क्या कहता है कि 3 मेन लाइन है। एक बैक्टीरिया मेन लाइन से अलहदा इवॉल्व हुई, डाइवर्ज हुई स्टार्ट में, फिर वो मेन लाइन ऑफ एवोल्यूशन अलहदा आगे आ रहा था, उससे एक और मेन ब्रांच अराइज हुई यूकैरियोट का। तो ये डार्क ब्राउन, रेड और ब्लू, these are the 3 domains representing line of evolution: bacterial line, archaeal line of evolution and eukaryotic। यहाँ पे रेड क्यों है? ये मेन archaeal line है, लेकिन कुछ ancestral archaea से फिर यूकैरियोट अराइज हुआ, यानी कुछ archaea से फिर यूकैरियोट अराइज हुआ। So a phylogenetic tree based on ribosomal RNA data showing the separation of bacteria, archaea and eukarya domains. Is it clear? तो ये 3 डोमेन्स है, बैक्टीरिया, आर्किया, यूकैरिया। इसमें अंदर सब ग्रुप्स है, एक्विफेक्स, थर्मोटोगा, साइटोफेगा, बैक्टीरियोइड्स, प्लैंक्टोमाइसीड्स, साइनोबैक्टीरिया, बड़े बड़े ग्रुप्स है या जनरास है, स्पाइरोकीट्स, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्रीन फिलामेंटस बैक्टीरिया। ये बड़े बड़े ग्रुप्स वहाँ पे इन्होंने जो जिनकी 16s राइबोसोमल आरएनए ली थी उन वो यहाँ पे लिखे है। इस तरह फायरोडिक्टियम, थर्मोप्रोटियस, टी सेलेर, मेथानोकोकस, मेथानोबैक्टीरियम, मेथानोसार्सिना, हेलोफाइल्स, ये आर्किया के ग्रुप्स है। तो उसके फर्दर सब डिविजन्स है, यानी ये मेन आर्कियल लाइन और उसके फिर सब डिविजन। इस तरह ये यूकैरियोट, उसमें इंटरमीबा, स्लाइम मोड, एनिमल्स, फंजाई, प्लांट्स, ये आगे हम पढ़ेंगे, फ्लैजिलेट्स, ट्राइकोमोनाड्स, माइक्रोस्पोरिडिया, डिप्लोमोनाड्स। तो ये ग्रुप्स इनसी 16s राइबोसोमल आरएनए ली गई थी, इस वजह से ये मेंशन है यहाँ पे। और कब ये प्रेजेंट करते हैं कि सबसे पहले ये जेनेटिकली ये किस तरह एक दूसरे से गया, यानी ये जेनेटिकली ज़्यादा डिफरेंट है एनिमल से। डिप्लोमोनाड्स, माइक्रोस्पोरेडा, डिप्लोमोनाड्स, इनमें सिमिलरिटी ज़्यादा, इस वजह से इसको नज़दीक प्लेस किया गया है। ट्राइकोमोनाड भी इनके नज़दीक है। फिर फ्लैजिलेट थोड़ा ज़्यादा दूर है जेनेटिकली इनसे,
यानी रिलेशनशिप, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में। और हम किस बेस पे बात कर रहे हैं यहाँ पे? राइबोसोमल आरएनए के डेटा के बेस पे, उसमें सिमिलरिटी और डिफरेंस, जिसमें लाइन में ज़्यादा गैप है इट मीन ज़्यादा डिफरेंस है उनके राइबोसोमल आरएनए में, जिनमें कम गैप है उनमें कम डिफरेंसेस है। क्लियर? तो ये वो ओरिजिनल ट्री जो उन्होंने इस्टेब्लिश की थी, ड्रा की थी 1977 में, उस राइबोसोमल आरएनए के डेटा के बेस पे। नेक्स्ट जो है फीचर्स है आर्कियल डोमेन के, तो वो हम फिर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, डोमेन आर्किया। द वर्ड आर्किया इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड आर्कियोस। हमने पढ़ा ऊपर ना, यहाँ पे अगर देखे तो ये 3 डोमेन बनाए हैं। इन 3 डोमेन्स में हम अब इसकी फीचर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्किया, फिर बैक्टीरिया, फिर यूकेरिया।